हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। कैसे हो आप लोग? तो अभी तक हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में, नेम रिएक्शन में, रायमंड टिमान रिएक्शन और स्पाइरो रिएक्शन को कंप्लीट किया था। आज की जो रिएक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वो है अपनी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो कोई भी स्टूडेंट ये भी बोलता होगा सर, तो आप लोग हमेशा ही बोलते हो कि ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि नेम रिएक्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन नेम रिएक्शन से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो, अगर हम देखें स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स होती है। अगर हम लोगों ने इस चीज को कवर कर लिया ना, तो ये मान के चलना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 70% जो है हमने कवर कर लिया। बाकी जिसमें जीओसी वगैरह आती है वो आराम से कवर हो जाता है। तो देखो, आज के जो रिएक्शन है वो क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये कितने प्रकार की होती है, हम इस चीज को यहाँ पे प्रोसीड करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग, लास्ट तक वीडियो देखना और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करना प्लीज। तो यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो हम इसको कवर करते हैं। देखो, ये जो रिएक्शन है वो दो प्रकार की होती है, एल्काइलेशन रिएक्शन और एसाइलेशन रिएक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर सबस्ट्रेट क्या लिया जाता है, सबस्ट्रेट क्या लिया जाता है और रिएजेंट क्या लिया जाता है। देखो, रिएक्शन में लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, हम थेरिया लिखते हैं, थेरी से कोई मतलब नहीं है अपने को तो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा क्या मतलब अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबस्ट्रेट मैन होता है, रिएजेंट मैन चीज होती है। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट जो लिया जाता है वो होता है कोई एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन हो सकता है, फिनोल हो सकता है, एंथ्रासीन हो सकता है, नेफ्थलीन हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पायरोल भी हो सकता है ना। और रिएजेंट के रूप में यहाँ पे मेंशन होता है आपके लुईस एसिड। और लुईस एसिड आप लोग जानते हो, AlCl3, AlBr3 और BCl3, और यहाँ पे BF3 और ZnCl2 और FeCl3। वापिस सुनना, मैंने क्या बोला अभी, मैंने ये बोला है कि इस फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है, आज हम बात करेंगे केवल एल्काइलेशन रिएक्शन की। एसाइलेशन को हम एक बार साइड में रखते हैं। देखो, एल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर देखो, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड लिया जाता है और रिएजेंट के रूप में लिया जाता है लुईस एसिड, और साथ में यहाँ पे लिया जाता है एल्किल हैलाइड। रिएजेंट नहीं है, वो एक सबस्ट्रेट है, एल्किल हैलाइड। मेरी बात सुनना है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखो, लुईस एसिड का मतलब ये हो गया जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मतलब यहाँ पे जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। देखो, ये सब आप तो मतलब नॉर्मली जानते हो, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं ना, जहाँ पे ये जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है ना, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कवर नहीं होते हैं। तो अगर हम देखें एल्यूमिनियम पे 3 क्लोरीन एटम जुड़े हैं, यहाँ पर ये भी 3 क्लोरीन एटम। इसके वैलेंस शेल में अगर हम बात करते हैं तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं। आराम से समझना इस चीज को कि मैंने क्या बोला है। यहाँ पर मैंने ये बोला है कि जो एल्यूमिनियम होता है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। और जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, मोस्टली हम ये मान के चलते हैं ना कि उनके पास वेकेंट कोई ना कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिनकी वजह से वो किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके पास क्या होते हैं, वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है,
जिसके कारण ये आसानी से लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है। हम मानते हैं ना कि जहां पे ब्रोस्टेड जो लोरी आया था वहां पे उसने क्या बोला था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं जहां से कोई भी लोन पेयर वाली स्पीशीज इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ठीक है, इतना सही है यहाँ तक। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखो इस रिएक्शन को हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के बेस पे हम देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है और इसके अंदर क्या कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं, इस चीज को नोट कर लेना आप। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पर मोस्टली जो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन में यूज में लिया जाता है वो होता है, आपको ये मिलेगा AlCl3 और FeCl3। मोस्टली ये दोनों चीजें आपको मिलती है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना आपका। मोस्टली आपको ये दोनों चीजें आपको मिलती है। जब भी फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन आएगी तो वहां पे आपको एल्किल हैलाइड भी मिल सकता है, एल्कोहल भी मिल सकता है, एल्कीन भी मिल सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार के सबस्ट्रेट भी मिलते हैं। और यहाँ पे जो एक चीज हो रही है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है पूरी वो होती है ArSe रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आपसे कभी ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो फ्रीडलक्राफ्ट जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, ArSe रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म शो करती है। इसका मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कोई एरोमेटिक कंपाउंड अपने पास और वो किसी मतलब ये एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा वो किसके तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो वहां पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, एरोमेटिक SEN एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इसको हम देखेंगे क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। हम एक क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास, दिख रहा है ना सबको? हाँ, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। मैं देखें यार, ये बेंजीन है अपने पास और हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड आ गया, CH3 CH2 और यहाँ पे Cl फर्स्ट, और सेकंड रिएजेंट के रूप में लिया मैंने AlCl3 और यहाँ पे कोई टेम्परेचर मेंशन कर दिया। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर हम इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं कि इसका मेन प्रोडक्ट क्या बनता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, वो इस टाइप से बनेगा कुछ, C2H। वो बनता कैसे है और हमारी जो आदत है वो क्या है, मैकेनिज्म करने की। तो हमारी वो चलती रहती आदत है ना, एक बुरी आदत ही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैकेनिज्म क्या होती है इसकी। ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है, CH3 CH2 Cl, इसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड, सभी जानते हो। ठीक है, और यहां पे देखो हमारे पास है AlCl3। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है या नहीं है। और आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि एल्यूमिनियम पे वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम पर, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से लेके तो जाएगा। जब इसके पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो कैसे न कैसे करके पूर्ति तो करेगा अपने इलेक्ट्रॉन की। तो वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ब्रेक कर देगा। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, CH3 CH2 Cl AlCl3। ध्यान से देखना, ये जो बॉन्ड है, वापिस सुनना इधर मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों से बोल रहा हूं मैं, इसको ध्यान से सुनना। ये जो बॉन्ड है इसका मतलब ये हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी जहां पे बन रहा है। तो यहां से जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज आया, माइनस।
ये इंटरमीडिएट बन गया, ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ठीक है, एक इंटरमीडिएट बन गया। और आपको पता है आगे क्या बनने वाला है, CH3 CH2 प्लस और यहाँ आ गया AlCl4 माइनस, ठीक है ना। अब अपने पास जो बना है, शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको मैं बता देता हूं, जो कार्बोकेटाइन जो होता है इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अगर आपके पास कभी भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी आए तो वहां पे 3 डिग्री ही बनाना। अगर आपके पास 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में दोनों कुछ आए तो वो ये मान के चलना 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन 2 डिग्री की तुलना में। तो यहाँ तक अपना काम हो गया इन दोनों के द्वारा। अब यहाँ पे देखना, हमारे पास जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन तो वो होती है एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। आपको पता है जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल होता है तो उस पे अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसके पास अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल ये बना है, ये अपने पास इलेक्ट्रोफाइल बना है, और जब ये इलेक्ट्रोफाइल बना है इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन आराम से इसको दे सकते हैं ना। तो देखना कैसे देगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये इधर क्यों गए, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, डीलोकलाइजेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन इस साइड में गए तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट बना वो क्या बना, वो देखना, यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखो कार्बोकेटाइन जो बना है अपना CH3 CH2 प्लस, ठीक है। ये जो CH2 प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बोकेटाइन वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, और जैसे इस पे अटैक करता है तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, और CH2 एंड CH2। ध्यान से सुनो, यहाँ पे जब इसने अटैक किया तो इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहाँ पे CH2 CH3 इसके ऊपर अटैक करके यहाँ पे जुड़ जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे देखना कि इसके अंदर जो रेजोनेंस होता है वो कैसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन की जब कमी है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास गया क्या बना, यहाँ पर देखना CH2 CH3, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, याद है, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्म होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। यहाँ पे कभी भी आपसे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पूछे कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, तो ये होती है। इसका मतलब देखो हम इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो देखना ध्यान से, इसको लिखने का तरीका क्या है, हाइड्रोजन है इसके पास, वो CH2 CH3 है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और जब इसको हम ऐसे लिखते हैं तो देखना इधर, ये जो कार्बन होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन अवस्था में। देखो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, जब इसकी वैलेंसी पूरी कंप्लीट होती है तो कौन सा संकरण होता है, sp3। लेकिन यहाँ पे ये कार्बन और यहाँ पे ये कार्बन, ये सभी की सभी जितने भी कार्बन हैं वो क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अवस्था में। वापस सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला यहाँ पर,
मैंने यहाँ पे ये बोला है कि इस कार्बन एटम को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अवस्था में। और यहाँ पे इनका जो नाम होता है, इसको जो कंपाउंड को बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन या वहीलैंड कॉम्प्लेक्स, वहीलैंड कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। वापिस सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो स्टेबल फॉर्म होती है इसका नाम क्या होता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, अरेनियम आयन भी बोल सकते हैं, और वहीलैंड कंपाउंड भी बोला जाता है इसको, और बेंजेनियम आयन भी बोलते हैं, बेंजोनियम आयन भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। अब आगे देखो इसके अंदर होता क्या है, यहां तक आप लोग इस चीज को नोट कर लो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, तो स्टार्ट करें। देखो मैं इस फोन को यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ। देखो आगे की कहानी क्या है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, और जैसे रेजोनेंस हुआ तो हमारे पास क्या बना, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, और यहाँ हाइड्रोजन और CH2 एंड CH3, ये कुछ हो गया। अब यहाँ पे होती है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है टूटना, यानी जहां पे देखो सिंपल सी मैं आपको बताऊं एक बात, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि सिग्मा बॉन्ड के द्वारा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होना एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो जहां पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, जो सॉरी ये सिग्मा बॉन्ड जो दिख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो हमारे पास क्या बना, ऐसा ही कुछ बन गया ना, और यहाँ पे आ गया CH2 एंड CH3, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बाहर निकल गया है। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जो ऊपर हमारा जो प्रोडक्ट बना है लिख सकते हैं ना, C2H5 हो गई, C2H5 लिखा जा सकता है ना यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट बात देखना इधर, जो हाइड्रोजन निकला है और हमारे पास जो AlCl4 है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके AlCl3 बाहर निकल जाता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना है यहाँ पर कि जब भी कभी, हाँ अपने दिमाग में एक बात ठूस लो आप लोग कि यहाँ पर जब भी कोई रिएजेंट मेंशन होगा वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो वापस बनता है रिएक्शन के अंदर, और वापस अगर उसके पास कोई सब्सट्रेट मिलता है तो वापस रिएक्शन करता है। मेरी बात समझ आ रही है ना सबको, तो इस चीज को ध्यान से समझना, नोट करो इस चीज को। हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन लेके चलेंगे हम, क्वेश्चन के द्वारा ही इस रिएक्शन को हम प्रोसीड करवा सकते हैं। देखो लेक्चर थोड़ा लेंथी बन सकता है, लेकिन मैं ये श्योर कर सकता हूं कि आपको इसके अलावा आज के बाद फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कभी भी। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जितने भी कंसेप्ट है मैं सब के सब कवर करवा दूंगा यहाँ पर, आप बस मेरे साथ बने रहो यहाँ पर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देखना, बेंजीन आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आ गया CH3, और यहाँ पे आ गया CH2 एंड Cl, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन हो गया AlCl3 सेकेंड नंबर, और यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
वीडियो को पॉज करो और आप बनाने की कोशिश करो इस चीज को कि होता है क्या, बनता है इसका मेन प्रोडक्ट। तो वैसे भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास जो एल्किल हैलाइड है CH3 CH Cl एंड CH2Cl, ठीक है। अगर हम सिंपल वे में मैं बात करूं AlCl3, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है AlCl4 की फॉर्मेशन करता है। मैं जो डायरेक्टली बना रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जैसे ही बना हमारे पास सबस्ट्रेट CH3 एंड CH2, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब मुझे ये बताओ कि जो कार्बोकेटाइन बना है वो कौन सा डिग्री है? हाँ मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हाँ आप लोगों से। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना है वो कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बना है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन सा बना है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री होता है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पर देखना ध्यान से, यहां पे होता है रीअरेंजमेंट। देखो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो हम ये मानते हैं ना यहाँ पर कि हमारे सपोज को अपनी क्लास के अंदर कोई 10 बच्चे हैं, ठीक है, और 10 बच्चों को मैंने मतलब कोई टीचर आया, एंटर हुआ, तो उसने बोल दिया कि मतलब 10 बच्चे इधर उधर बैठे हैं। तो टीचर आते ही क्या बोलेगा कि आराम से यहाँ से कोई बच्चा बाहर भी नहीं जाना चाहिए, आराम से एक जगह व्यवस्थित होकर बैठ जाओ। तो थोड़ी देर पहले उसके बाद जब टीचर आया तो बच्चे एक लाइन में आराम से बैठे हुए थे, पूरा एकदम व्यवस्थित तरीके से। वो कहलाता है रीअरेंजमेंट, यानी व्यवस्थित करना किसी चीज को, लेकिन कोई चीज बाहर नहीं जाती है इसमें। यानी उसी प्रकार कोई एटम भी बाहर नहीं जाता, उसी मॉलिक्यूल में हमें इस चीज को रीअरेंज करना है, स्टेबिलिटी फॉर्म लेके आनी है यहाँ पर, वो होता है रीअरेंजमेंट। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो देखना है, अगर मैं यहाँ का हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करवा दूं, सॉरी इसके ऊपर तो CH2 है, इसका माइग्रेशन क्यों होगा? देखो यहाँ का जो हाइड्रोजन एटम है, अगर मैं इसके ऊपर माइग्रेट करवा दूं यहाँ पर, यानी रीअरेंजमेंट करवा दूं इसका, यहाँ से माइग्रेशन हो गया हाइड्रोजन एटम का, तो हमारे पास क्या बना वो देखना। मेरे पास CH3 जब हाइड्रोजन इसके पास चला गया तो ये आराम से बैठ गया, आराम से, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन चला गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। लेकिन यहां से हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? H, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको पता है 3 डिग्री स्टेबल होता है ज्यादा 1 डिग्री की तुलना में, इसलिए हमने यहाँ पे रीअरेंजमेंट के द्वारा हमने क्या किया है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की है। अब चीज देखो यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे? 3 3 6 9 हाइड्रोजन थे पहले भी, और यहाँ पे देखो 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन ही है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि हम उसी मॉलिक्यूल में कैसे रीअरेंज कर सकते हैं एटम्स को, यानी हम व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं, व्यवस्थित ढंग से कैसे इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना है, अगर बाई चांस ऐसा होता, सपोज मैंने ये लिया है, ऐसा कुछ होता, एक कार्बन और आ जाता, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये माइग्रेट होता, हाइड्रोजन जाता है इसके पास, और यहाँ पे CH3, ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, पहले 1 डिग्री था, ये भी स्टेबल नहीं है। देखो जब तक स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता तब तक इसका रीअरेंजमेंट रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये 2 डिग्री बना, जब 2 डिग्री बना है यहाँ पे देखो 1 2 3 2 डिग्री बना, तो ये हाइड्रोजन अब इसके ऊपर माइग्रेट करेगा। जैसे इस पे माइग्रेट किया तो ये कार्बोकेटाइन कहाँ आ गया? यहाँ पे, ये 3 डिग्री बन, ये ज्यादा स्टेबल होता है देन 1 डिग्री 2 डिग्री की तुलना में।
फॉर्म यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री बनने के अलावा 2 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो हमने क्या किया 3 डिग्री ही बना दिया। मेरी बात समझ में यहाँ तक, इस चीज को यहाँ तक हुआ। उसके बाद हम बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन है, और हमारे पास आपको पता है ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन कहां से जाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर इस पॉजिटिव पे नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, जो हमारे पास कार्बोकैटायन बना है वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देता है। ठीक है ना, जैसे इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बना देगा, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन CH, सॉरी 2 CH3 यहाँ पे मेंशन हो चुकी, एक और आ गया ना CH3, 3 CH3 यहाँ पे मेंशन हो चुकी है। ठीक है, और आपको पता है कि ये कार्बन sp3 होता है और यहाँ से रेजोनेंस की क्रिया होती है वापिस, और जैसे रेजोनेंस, देखो मैंने डबल बार नहीं करवाया, एक बार ही करवाना है यहाँ पे आपको, जब भी पॉजिटिव आएगा तब एक बार रेजोनेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज HC, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप लग गए यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है ये वापस रेजोनेंस करता है, इसके बीच में वैलेंट कंपाउंड बनता है जो आपको एक बार मैंने बता दिया था, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज HC ME एंड वापिस एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। आज के बाद हम डायरेक्ट रिएक्शन को करके देखेंगे कि डायरेक्ट रिएक्शन कैसे होती है। देखो हम रिएक्शन अगर हम बार बार में ऐसे मैकेनिज्म करेंगे तो हमारे पास इतना तो टाइम होता ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है ना, से ये अपने पास कंपाउंड बन गई, मेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। देखो काफी गर्मी है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे कार्बन के कितने मिथाइल ग्रुप, ये बन गए अपने पास मेन प्रोडक्ट। तो हमारे पास हमने देखा कि 3 डिग्री का अगर कोई कार्बोकैटायन बनता है हमारे पास, तो हम इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। देखो मैंने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में इस चैप्टर में, ये रिएक्शन होती है ARSA रिएक्शन। AR का मतलब होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक। A का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरी बात ध्यान से सुना, एरोमेटिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जुड़ना, यानी किसी चीज का जुड़ना और किसी चीज का बाहर निकलना। ठीक है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुना, अगर आपसे कभी पूछे कि कोई भी एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, मोस्टली मैंने आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा और हमेशा कभी भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो हमेशा शो करेगा ARSA मैकेनिज्म, यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अपने दिमाग में बिठा लेना, हाँ मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इस चीज को अपने दिमाग में ही बिठा लेना कि वो कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करता है। अब हम ट्रिक के द्वारा, देखो ये इतना लेंथी है, हम बार बार थोड़ी करेंगे, ये मैकेनिज्म है, हम ट्रिक के द्वारा इसको कैसे सोल्व करते हैं वो देखना। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं ये। अब कुछ एल्किल हैलाइड की बजाय हम कुछ एल्किल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया हमारे पास। और यहाँ पे देखो इधर हमने क्या किया, H2SO4 डाल दिया और यहाँ पे कोई टेम्परेचर मेंशन कर दिया। तो इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है देखना है, बनता कैसे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो H2SO4 होता है इसका क्या काम होता है, H+ आयन देना, क्योंकि एक एसिड है। एसिड का मतलब क्या होता है, H+ आयन को रिलीज करना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एल्कीन है और एल्कीन क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होती है, CH3CH2। ठीक है, अब आपको पता है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इस CH2 के पास, क्योंकि इसके पास तो जा ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं जा सकते, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, हाइड्रोजन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हमारे पास क्या बना, CH CH3 CH और यहाँ पे CH2 चार्ज और यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये H+ आयन कहाँ पे जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया। तो हमारे पास जो डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ क्या बन गया, CH3। अब आपको पता है ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, देखो इधर ध्यान से, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होता ही नहीं है। 2 डिग्री अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल दिया तो 3 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी है ना। तो ये हाइड्रोजन कहाँ गया, इसके पास। तो हमारे पास क्या बना, CH3 CH3 CH2 एंड CH3 और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया अपना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और बेंजीन पे अटैक करवाना है तो आपको पता है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, और बेंजीन पे आप डायरेक्टली लगा देना इस कार्बन से, एक CH3 और दूसरा CH3 और यहाँ पे C2H। ये अपना मेन प्रोडक्ट बन गया। देखो सबसे पहले आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी ना, ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे कार्बोकेटाइन तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, सॉरी यहाँ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे कार्बोकेटाइन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, आपको H2SO4 मिले, एल्कीन मिलेगी। मैं आपको कुछ पॉसिबिलिटी बता देता हूँ, ध्यान से सुना। अगर आपके पास कभी भी ऐसा कुछ हो, फर्स्ट काम CH3Cl ऐसा कुछ मिले, एल्किल हैलाइड मिले, तो ये मान के चलना आपको मिलेगा AlCl3 इस टाइप से। सेकंड नंबर, अगर आपके पास कोई एल्किन मिलती है तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एसिड जो H+ आयन अपना सप्लाई करता है, जैसे H2SO4 आ गया, H3PO4 आ गया, H3BO4 आ गया, PO3 आ गया, ये सब क्या कर सकते हैं आपको, P2O5 आ गया, ये इस प्रकार के H+ आयन सप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, नंबर 3 पर इंपॉर्टेंट बात, देखो ये दोनों केस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नंबर 3 पर अगर आपके पास कोई एल्कोहल आता है, CH3 और CH3, अगर कुछ आपके पास एल्कोहल आ जाता है बाय चांस, देखना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम एक एल्कोहल का केस और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास एल्काइलेशन की जो रिएक्शन है फ्रेडोक्राफ्ट की, वो कंप्लीट हो जाएगी। सपोज मैंने ये बेंजीन लिया और यहाँ पे देखो हमारे पास कोई एल्कोहल है, CH CH3 CH2, ऐसा कोई एल्कोहल ले लिया हमने। और आपको मैं बता देता हूँ, जो एल्किन में रिएजेंट जो यहाँ पे ये लिए जाते हैं एसिड, वो इसके अंदर एल्कोहल में लिए जाते हैं। फर्क क्या है इसमें वो देखना। CH3 CH एंड CH3 CH2OH, ये हमारे पास आ गया। ये H+ आयन देता है, 100% देगा H+ आयन, लेकिन अब कौन एक्सेप्ट करेगा इसको, ऑक्सीजन एटम। जैसे ऑक्सीजन एटम एक्सेप्ट करेगा इसको, तो हमारे पास क्या बना, CH CH3 CH2OH2+। आपको पता है ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो पागल हो जाता है। पागल का मतलब आपको पता है ना, यहाँ पर पागल का मतलब क्या होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी नहीं चाहिए। और इसका मतलब क्या हो गया,
जहां पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये मान के चलना कि वहां पे वो क्या करेगा, या तो वो बॉन्ड तोड़ के बाहर निकलता है या अपना H प्लस आयन त्यागेगा। तो यहाँ पे H प्लस आयन त्यागने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि H प्लस आयन अगर वो त्यागता है तो इसको H प्लस आयन एक्सेप्ट क्यों किया था, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर गया, और जैसे बाहर गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और H2 बाहर निकल गया, और प्लस चार्ज आ गया तो ये कौन सा 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, और 1 डिग्री तो स्टेबल होता ही नहीं है, तो ये माइग्रेशन करता है, यहाँ पे CH3 बन जाता है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाता है जिसे बोलते हैं क्यूमीन। ये आपके फिनोल के चैप्टर में और पूरी आपके 12th में ये पूछी गई है, क्यूमीन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैसे होती है। हमने 3 केस डिस्कस किए, तो इस पे बारी बारी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे भी प्रकार की क्वेश्चन यहाँ से बना के वो दे सकता है। ये अपने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन थी। तो आज के लेक्चर के अंदर केवल इतना ही, केवल काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, ये रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके मेरे अगर कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और ये लाइक भी करना, ठीक है, और कमेंट करके ये बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा, प्लीज़, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और कल के लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आई होप एसाइलेशन रिएक्शन करेंगे, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें, इस रिएक्शन के अंदर, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में। और अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे देता रहूँगा ताकि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन, बाय फ्रेंड्स।